हेलो दोस्तों, तो आज हम देख रहे हैं 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10th सेकंड बुक का। इसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये चैप्टर नंबर 10 है। इसमें सबसे पहले हेडिंग है टेम्परेचर एंड हीट, जो एनसीईआरटी की बुक में है, और टेम्परेचर एंड हीट। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि टेम्परेचर और हीट होते क्या है। तो सबसे पहला हमारे पास है हीट। तो अगर हम देखें कि हीट होती क्या है, जनरेट कैसे होती है, सो सपोज हम हीट के देखते हैं कि जनरेट कैसे होती है। जनरेट जब कोई दो वस्तुएं आपस में रगड़ती हैं, उनसे फ्रिक्शन बनता है। दो वस्तुओं के होने से ये जो दो हमारे पास चीज़ें हैं, इनके होने से फ्रिक्शन बना और फ्रिक्शन से जनरेट हो सकती है हीट। एक हम ऐसे समझ सकते हैं, या कोई दो चीज़ों के कोलाइड होने से जनरेट हुई है हीट। दो चीज़ों के कोलाइड होने से जनरेट हुई है हीट। सो ये और भी तरीके हो सकते हैं, बट हमें नॉर्मली ये तो हम इनसे ही डेफिनेशन बनाएंगे। सो एग्जाम्पल के फॉर्मेट में हमने समझा कि फ्रिक्शन से जनरेट हो सकती है हीट, फ्रिक्शन एंड सेकंड हमारे पास कोलिजन से जनरेट हो सकती है हीट। फ्रिक्शन मतलब म्यू, कोलिजन मतलब ई। ये तीन टाइप का होता है, इलास्टिक, पार्शियल इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। मतलब E इज इक्वल टू, यहाँ वन होता है इलास्टिक में, पार्शियल इनइलास्टिक में E इज इक्वल टू वन से वैल्यू कम होती है, लेस देन वन, और परफेक्टली इनइलास्टिक में जीरो हो जाती है। मतलब दो जो चीजें हैं वो एक दूसरे से चिपक जाती हैं और परमानेंटली वो एक दूसरे से चिपक जाती हैं, वो वापस जो है रीगेन नहीं कर पाती हैं। यहाँ रीगेन कर सकती हैं, यहाँ थोड़ा डिफॉर्मेशन हो जाता है हटने के बाद, ये हो हमारे पास। सो हम देखते हैं कि हीट हमारे पास जनरेट कैसे हो रही है। हमने एग्जांपल लिया फ्रिक्शन और कोलिजन। दो चीज़ों के फ्रिक्शन से हमारे पास हीट जनरेट होती है ऐसे, और कोलिजन हमारे पास तीन टाइप का होता है, इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक और इनके बीच में पार्शियली इनइलास्टिक। सो इनसे हमारे पास ये जो दो तरीके हैं, इनसे सपोज जो हमने एग्जांपल लिए हैं, इनसे हमारे पास स्पार्क बने। स्पार्क मतलब हीट जनरेट हुई। सो हीट और हीट जो है एक दूसरे में जाती कैसे है, मतलब इसकी जो पाथ होता है वो कैसा होता है हीट का। सो हीट हमेशा, अगर हम दो चीज़ों को आपस में कांटेक्ट में रखते हैं, सो जिसकी हाई, जिसमें ज़्यादा हीट होगी उसका टेम्परेचर हाई होगा, मतलब उसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वाइब्रेशनल एनर्जी ज़्यादा होगी। एक हॉट ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल एनर्जी ज़्यादा होगी कंपैरिजन टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है, ये एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है, इसकी वाइब्रेशनल एनर्जी ज़्यादा होगी कंपैरिजन टू दिस। इसकी वाइब्रेशनल एनर्जी
वाइब्रेशनल एनर्जी मतलब थर्मल एजिटेशन, इसकी वाइब्रेशनल एनर्जी इससे कम होगी वैसे इसमें भी। सो जो हम वाइब्रेशनल बोल रहे हैं कि वाइब्रेशनल एनर्जी मतलब सपोज ये मॉलिक्यूल्स हैं, एक हम स्ट्रक्चर बनाएंगे लैटिस, ये हमने ज्वाइन किया, ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमने बना दिया एग्जांपल के फॉर्मेट में। सबसे पहले हमने देखा कि हीट क्या है, और हीट जो इसका मेजरमेंट है वो मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, वो हमें टेम्परेचर बताता है ना। इसके 2-3 स्केल होते हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन, जो कितनी हीट है वो हमको बताते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हीट क्या है। सो क्या होने का मतलब कैसे जनरेट होती है, तो जनरेट कैसे होती है, फ्रिक्शन, हमने एग्जांपल लिया फ्रिक्शन और कोलिजन एग्जांपल ले लिए, दो चीज़ें टकराई या एक दूसरे के ऊपर रगड़ी तो उनसे एक स्पार्क बन सकते हैं या चीज़ें गर्म हो सकती हैं, तो उसे हीट बोलते हैं। सो कोलिजन हुआ, स्पार्क हुआ, निकले मतलब हीट। सो हीट और इसका रूट क्या होता है हीट का। सो जब ये हमारे पास स्ट्रक्चर है एक ऐसा, सो एक मॉलिक्यूल्स को हमने समझा, इस मॉलिक्यूल्स को हमने समझा कि जब हम गर्म करते हैं या हीट बनती है, पूरा एक बड़ा ऑब्जेक्ट है ऐसा। सो इसके चलने का, हीट के चलने का इसका वे क्या होता है, इसका रास्ता क्या होता है। सबसे पहले यहाँ के मॉलिक्यूल्स, अगर हमने यहाँ इसको गर्म किया तो सबसे पहले यहाँ के मॉलिक्यूल्स गर्म हुए का मतलब उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ी, इनकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ी, देन इससे टकराई, देन इसकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ी, फिर इसकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ी। सो इससे इसी टाइप से ये आगे चलते जाते हैं, इसी टाइप से आगे चलते जाते हैं, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। सो हीट एक जो ऑब्जेक्ट हैं उनमें एक टाइप से वाइब्रेशनल एनर्जी है। हीट एक टाइप से उनमें बताती है कि वाइब्रेशनल एनर्जी का मतलब है थर्मल एजिटेशन कितना है उनमें। सो हमने देखा कि ये जो है हीट है, और हमने देखा कि हीट का जो ट्रांसफर है एक दूसरे मॉलिक्यूल से वाइब्रेट करते हैं। सो किस टाइप से होता है हीट का ट्रांसफर। हमारे पास हीट जो है हमारे पास, तो इसे हटा देता हूँ। तो इसके बाद हमारे पास हेडिंग है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर में हम देखते हैं इफ हॉट एंड कोल्ड बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट, मतलब हीट ट्रांसफर दो टाइप से होता है। एक, अगर हमारे पास बॉडीज जो है कॉन्टैक्ट में हो और कॉन्टैक्ट में ना हो। एक तरीका है हमारे पास, अगर बॉडी कॉन्टैक्ट में हो और अगर कॉन्टैक्ट में ना हो, हीट तभी भी ट्रांसफर हो सकती है अगर बॉडीज कॉन्टैक्ट में ना हो, अगर कॉन्टैक्ट में हो तब भी हीट ट्रांसफर हो सकती है। सो हम इसकी डेफिनेशन को समझ रहे हैं कि इफ हॉट एंड कोल्ड बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट और no mechanical work is done, no mechanical work is done मतलब कि हमने जो मैकेनिकल वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क, मैकेनिकल वर्क हम ऐसा समझ रहे हैं, जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला जो वर्क है वो मैकेनिकल वर्क है। अगर हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि उस पर मैकेनिकल वर्क हुआ है सिस्टम पर,
तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। और हमारे पास हम समझ रहे हैं कि जो एनर्जी और हीट ट्रांसफ़र है हम उसको कंसिडर करना चाह रहे हैं। सो नो मैकेनिकल वर्क इज डन देन एनर्जी is transferred in form of heat। अगर हमने हॉट बॉडीज और कोल्ड बॉडीज कांटेक्ट में रखी हैं, ये हमारे पास हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है, तो टेम्परेचर हमारे पास हॉट से कोल्ड की तरफ जाएगा, हॉट से कोल्ड की तरफ। और हमने ऐसा कंसिडर किया है कि नो मैकेनिकल वर्क इज डन। अगर हम ऐसा कंसिडर करते कि मैकेनिकल वर्क हुआ है, सो इसकी एनर्जी बढ़ जाती और हम इसकी एनर्जी की बात नहीं कर पाते। हमें उसकी बात करनी है कि हीट कितनी ट्रांसफर हुई है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। So if two bodies are in contact, one is hot and one is cold, then no mechanical work is done, then energy transferred in form of heat, and energy transferred in form of heat। तो हीट के फॉर्म में जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है उसको हीट बोलते हैं। सो ये हुई हमारे पास हीट की डेफिनेशन। और जो हीट है हमारे पास, हीट और एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर हुई है, क्योंकि हीट है हमारे पास कैलोरी और एनर्जी है हमारे पास जूल। हीट है हमारे पास कैलोरी और एनर्जी है हमारे पास जूल। सो एक कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल, 4.186 जूल। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो ये हुआ हमारे पास हीट ट्रांसफर। कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट और एनर्जी के फॉर्मेट में होता है। अगर हमने मैकेनिकल वर्क सिस्टम पे नहीं किया है तो, और दो बॉडी हमने कॉन्टैक्ट में रखी है, तो जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है इन फॉर्म ऑफ हीट, तो उसको बोलते हैं हीट। और 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितने जूल होते हैं, क्योंकि एनर्जी जो मेजर होती है वो जूल में और हीट हमारे पास हमने समझा है कैलोरी में। सो 1 कैलोरी इज 4.186 जूल या 4.2 जूल। तो ये हुआ यहाँ तक। इसके बाद हम देखते हैं कि जो अर्लियर डेज हैं, जो पहले वाले दिनों में जब थर्मोडायनेमिक्स है वो डेवलप नहीं हुई थी, तो ऐसा समझते हैं कि जो हीट है वो एज अ फ्लूइड कंसिडर किया था। वैसे जो मिथ था वो ये था कि जो हीट है वो एज अ फ्लूइड है, मतलब ऐसे है जैसे मैटर हमारे पास। सो ये मिथ था कि जो एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र होती है और फॉलो करती है, जो मैटर के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करती है। बट जो हमारे पास हम देखते हैं कि 1 कैलोरी क्या है, क्योंकि जूल तो हमको पता है, हमने ये वर्क का यूनिट है, और हमको 1 कैलोरी नहीं पता है। 1 कैलोरी का मतलब है कि हमने 1 ग्राम वाटर को एनर्जी देने पर जो हमारा 1 डिग्री सेल्सियस, 1 ग्राम हमारे पास वाटर है और हमने उसको जो है ना एनर्जी दी है या हीट दी है। सो ये हीट का अमाउंट है कि कितनी हीट हमने दी है जिससे इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज करेगा। ये हुई हमारे पास 1 कैलोरी, मतलब 1 ग्राम वाटर को कितनी
हीट दें व्हाट अमाउंट ऑफ हीट जिससे इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करेगा, जिससे इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करेगा। सो उस हीट के अमाउंट को बोलते हैं कैलोरी। सो कैलोरी किसे बोलते हैं? कैलोरी बोलते हैं 1 ग्राम ऑफ वाटर को जितने अमाउंट की रिक्वायर्ड है हीट की 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए अपना टेम्परेचर, सो उसको बोलते हैं 1 कैलोरी। वो वैल्यू होती है, उस हीट की वैल्यू होती है 1 कैलोरी। 1 कैलोरी मतलब 1 डिग्री सेल्सियस हमने रेज किया है 1 ग्राम ऑफ वाटर का, ये मतलब, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आती है 14.5 से 15.5 या 16 तक के बीच। इसकी वैल्यू एग्जैक्ट आती है ये वाली 4.186 जूल, 4.2 जूल लिया। सो ये हुआ हमारे पास हीट ट्रांसफर। इसके बाद है हमारे पास मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो इसमें मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय जे नोटेशन। हमारे पास जे है, इसे हम लिखते हैं जे इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एच। ये ऐसा समझ सकते हैं कि या वर्क डन है या एनर्जी है और ये हीट है, ऐसा हम समझ सकते हैं कि ये एनर्जी है और यहाँ यूनिट भी उसकी आएगी, और ये है हीट, हमारे पास एनर्जी है और ये हीट है। इन दोनों के रेशियो को मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बोलते हैं, जो जे से रिप्रेजेंट हम करते हैं। और जो जे है वो हमारे पास वो डायमेंशनलेस है, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू है वो जे, मतलब जे खाली एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। जे इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू और डायमेंशनलेस जे की कोई डायमेंशन नहीं है और एक टाइप की न्यूमेरिकल वैल्यू है। जैसे कि हम समझ रहे हैं 1 कैलोरी 4.2 जूल हमने लिया। तो जब हम इस कैलोरी को डिवाइड करेंगे जूल से, तो हमें मिलेगा 4.1, या जो 4.186 है वो हमको मिलेगा। इस वाले नंबर को जे हमने बोला है, समझ सकते हैं हम कि ये डायमेंशनलेस है और कैलोरी बाय जूल का रेशियो है, मतलब डब्ल्यू बाय एच। सो ये है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, डायमेंशन लेस है हमारे पास। इसके बाद हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद हम देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। थर्मोडायनेमिक्स मतलब the branch of physical science that deals between energy and other form of that deals between heat and other forms of energy। और ये एक ब्रांच है फिजिकल साइंस की, मतलब फिजिक्स की, ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस that deals between heat and other form of
form of energy like mechanical energy, electrical energy, chemical energy, mechanical energy, electrical energy, chemical energy, etc., etc. And extension of relationship between all form of एनर्जी। ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास सन है और इससे हमारे पास कोई ये ट्री है, हमारे पास फोटोसिंथेसिस हुआ, मतलब इसमें एनर्जी है, और ये फिर ये हमने खाया, फिर हम में एनर्जी है, या ये हुई हमारी मैकेनिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक रेफ्रिजरेटर है या इलेक्ट्रिकल से हमने खाना बनाया, ये कन्वर्ट हुआ मैकेनिकल एनर्जी में। ये हमारे पास कुकर है, हमने खाना बनाया, कुकर से खाना बनाया मतलब चेंज हुआ, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हुआ। या ये हमारे पास कुछ केमिकल है, ये पेट्रोल पंप है, जो केमिकल है उसको हमने डाला कार में, तो ये हमारे पास मतलब केमिकल है। और ये हमने डाला, पेट्रोल डाला हमने गाड़ी में, या डीजल डाला हमने गाड़ी में, जो केमिकल है एक, सो ये एक टाइप का मैकेनिकल वर्क हुआ। सो हमने देखा कि जो थर्मोडायनेमिक्स है द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस that deals between heat and other forms of like mechanical, electrical and chemical energy, उनमें चेंज एंड एक्सटेंशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो ये हुई हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन। सो अब हम देखते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। थर्मल इक्विलिब्रियम थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है जब एक दूसरे में हीट ट्रांसफर बंद हो जाए। कि ये हमने दो ऑब्जेक्ट थे हमारे पास, ये ए था और ये बी था, इसका टेम्परेचर ज़्यादा था, मतलब इसमें हीट ज़्यादा थी, इसके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी ज़्यादा थी, और इसमें कम थी, कोल्ड था, तो टेम्परेचर ऊपर वाले से मतलब ज़्यादा से नीचे की तरफ जाएगा, जिसमें ज़्यादा हीट है वो कम हीट की तरफ टेम्परेचर जाएगा, जब तक बराबर ना हो। सो जब तक ये रिवर्सिबल एरो ना आ जाए। सो अब ये बराबर हो गए हैं, तो मतलब ए टेम्परेचर इज इक्वल टू बी टेम्परेचर। सो जब हीट इक्वल हो गई है, मतलब जो इनका टेम्परेचर है वो इक्वल हो गया है, इसको हम दिखा दिया ऐसे रिवर्सिबल एरो से। ये हमारे पास रिवर्सिबल एरो। सो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर। सो ये थर्मोडायनेमिक्स और ये उसकी डेफिनेशन, ये चेंज ऑफ एनर्जी। थर्मल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है जब दोनों की हीट ट्रांसफर बंद हो जाए। दोनों का हीट ट्रांसफर बंद हो गया मतलब उनका टेम्परेचर इक्वल हो गया, और जो टेम्परेचर है वो हमें बताता है कि जो हीट का अमाउंट कितना है। हीट का अमाउंट जो है वही तो टेम्परेचर है,
और जो टेम्परेचर मेजरिंग के स्केल है अलग अलग हैं। हीट मतलब इंटरनल एनर्जी। किसी ऑब्जेक्ट में हीट ज़्यादा है मतलब उसके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी ज़्यादा है, थर्मल एजिटेशन है ज़्यादा। इंटरनल एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, इंटरनल एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हीट ज़्यादा होगी। और हीट का जो अमाउंट है वही है टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर ज़्यादा तो उसमें हीट ज़्यादा, उसकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा। टेम्परेचर कम तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम, उसके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी कम। तो ये वो हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम। इसके बाद है हमारे पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो जीरोथ लॉ इसका नाम इस वजह से है क्योंकि सेकंड और फर्स्ट इससे पहले आ गए थे और एक बेसिक इक्विलिब्रियम का आइडिया, टेम्परेचर का आइडिया नहीं था, इस वजह से जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होगा? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सपोज हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट हैं। अगर ए और बी टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में है और ए और सी टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में है, तो बी और सी भी टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में होंगे। बी और सी भी टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में होंगे। मतलब ये ऑब्वियस लॉ नहीं है, खाली एक मतलब हीट इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम हम जिसको बोलेंगे, जिसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। सो ये हमें आता है, ये लॉ हमें देता है टेम्परेचर के बारे में जानकारी। ए और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ए और सी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, मतलब सेम टेम्परेचर पर होंगे। सो इट इज़ नॉट ऑब्वियस बट इसका नाम जीरोथ लॉ इस वजह से है क्योंकि सेकंड और फर्स्ट लोग पहले आ चुके थे, तो इसलिए जीरोथ लॉ एक बचा था जो बेसिक थर्मल इक्विलिब्रियम का आइडिया नहीं था। इस वजह से इसके बाद हमारे पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया। सो सेकंड लॉ मतलब जो एनर्जी का जो ट्रांसफर है या हीट ट्रांसफर है उसके बारे में हमको बताता है। फर्स्ट लॉ हमको बताता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो थर्मल इक्विलिब्रियम और एनर्जी ट्रांसफर या हीट ट्रांसफर, कंजर्वेशन, ये हमारे पास जीरोथ लॉ और फर्स्ट एंड सेकंड एंड फर्स्ट लॉ हमारे पास हुए। और जो अब हम देखते हैं टेम्परेचर के बारे में, जीरोथ लॉ हमें जानकारी देता है टेम्परेचर की, थर्मल इक्विलिब्रियम की। अब हम देखते हैं टेम्परेचर। सो टेम्परेचर क्या है? अ मेजर, अब हम हेडिंग देखेंगे टेम्परेचर।
measurement of hotness and coldness of a object. Measure of hotness and coldness of a object. So इसको समझने के लिए क्वांटिफाई करना पड़ेगा. अगर क्वांटिफाई ऑफ टेम्परेचर, क्वांटिफाई का मतलब छोटे छोटे जो भाग हैं वो किस टाइप से बनेंगे, मतलब मेजरमेंट वैल्यू किससे असाइन होगी, वैल्यू असाइन, वैल्यू असाइन करने को बोलते हैं क्वांटिफाई करना, मतलब छोटे छोटे भागों में चीज को तोड़ना. तो इसके जो टाइप हैं वो 3 टाइप है, हमने समझे. कितने स्केल से इसको ब्रेक किया है, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. सो हमने देखा टेम्परेचर क्या है, एज एन मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट. क्वांटिफाई अगर हम इसको करेंगे, क्वांटिफाई मतलब असाइन करना वैल्यू को, इस चीज़ को असाइन करने, कितने इनकी छोटे छोटे भागों में इसको ब्रेक कर रहे हैं और उनको फिर असाइन कर रहे हैं, मतलब नाम दे रहे हैं उनको. कितने टाइप के होते हैं हमारे पास स्केल, इसके 3 टाइप के, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन. हम देखते हैं कि इनकी जो हॉटनेस है और कोल्डनेस की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ क्या हैं इन स्केल्स पर. अब हम देखते हैं टेम्परेचर पर इफेक्ट, और जो रेजिस्टेंस का और लेंथ का किस टाइप से इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर पर. तो जब हम टेम्परेचर कोई अगर हमें x होगा स्पेसिफिक टी पर, देन हमें उसका लोअर पॉइंट x0 और अपर पॉइंट x100 माइनस x0 मल्टीप्लाई बाय, मतलब ये परसेंटेज में आएगा. फिर अगर हम इसको रेजिस्टेंस से समझें, तो टेम्परेचर T इज इक्वल टू आर स्पेसिफिक जो टेम्परेचर T पर माइनस आर नोट अपॉन आर 100 माइनस आर नोट मल्टीप्लाई बाय 100. अगर हम लेंथ के बेस में देखें कि लेंथ इस टेम्परेचर पर यह है, लेंथ का कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज, किस टाइप से. सो T इज इक्वल टू लेंथ माइनस L0 अपॉन L100 माइनस L नोट मल्टीप्लाई बाय 100. तो इस टाइप से होते हैं. जैसे कि एग्जांपल हम देख सकते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर कि रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लेटिनम वायर इज 2 ओम. रेजिस्टेंस जो है प्लेटिनम वायर का